Yes. So we will be now talking about this thing that how the British during the British time this constitutional development began. Just give me 1 second. I set the things right. Just give me a second. Yes. So let's start with it. कुछ ना इसमें मैं थोड़े से आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आज फिर से यूज करूंगा और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स होंगे इनको साथ साथ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा एंड then let's see how much you understand and how much you appreciate the lecture. So it is constitutional development in India during British rule. So that's the topic, constitutional development in India during the British rule. अब जिसको कोई डाउट होगा वो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वो अपना हाथ रेज करेगा, दे विल रेज देयर हैंड्स एंड आई विल देन इंटरेक्ट विद देम, इन बिटवीन नो इंटरेक्शन. ठीक है. अब एक इंट्रोडक्शन के लिए पैराग्राफ लिखो. इंट्रोडक्शन के लिए you have to write a small paragraph with me. The evolution of political constitutionalism, the evolution of political constitutionalism in India, the evolution of political constitutionalism in India during British rule, during British rule needs to be examined, needs to be examined in terms of अब किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमें अंडरस्टैंड करना है. ये हमारे पास 5 की वर्ड्स आएंगे यहाँ पर एंड फील फ्री इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दिस. देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द क्लास. एक थोड़े सीजन्ड प्लेयर्स हैं, एक बिल्कुल बिगनर्स हैं. तो हम इसको ना मीन पे लेके आएंगे क्लास को. सबका यहाँ पे सबका साथ सबका विकास वाला रूल चलेगा. ठीक है. तो 5 कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा, जिनको मतलब नहीं पता होगा वो यहाँ पे टाइप करेंगे कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट कर दूंगा. The evolution of political constitutionalism in India during British rule needs to be examined needs to be examined in terms of number 1. First point है growth of legitimate authority. Growth of legitimate authority. Now see, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एक फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया आई, उसने इंडिया पे रूल करना शुरू किया, फिर वो धीरे धीरे एक लेजिटिमेट अथॉरिटी बनी, उसको सारी पावर ट्रांसफर हुई. कहाँ उसको पहले सिर्फ दीवानी राइट्स मिले बक्सर की लड़ाई के बाद, फिर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पुलिस बनी, आर्मी बनी, जुडिशरी बनी, एग्जीक्यूटिव क्रिएट हुआ, लेजिस्लेचर क्रिएट हुआ. तो ये पूरी प्रोसेस जो इंडिया में चली, इसकी कैसे एवोल्यूशन हुई थी हमें वो समझना. एक तो ग्रोथ ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी. दूसरा एनफोर्सेबल राइट्स, एनफोर्सेबल राइट्स फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स, एनफोर्सेबल राइट्स फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स एंड सोशल ग्रुप्स, enforceable rights for individual members and social groups. कैसे फिर उस एलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया में लोगों को कुछ राइट्स देने शुरू किए, चाहे वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक राइट्स थे या फिर वो ग्रुप राइट्स थे. एक ग्रुप राइट का एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट किया, वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कॉमनल अवार्ड लेके आने की कोशिश करते हैं. सो एनफोर्सेबल राइट्स फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स एंड सोशल ग्रुप्स. तीसरा पॉइंट, setting up of the organs of government, setting up of the organs of government, that is legislature, executive and judiciary.
legislature, executive and judiciary, as well as separation of powers। कैसे ब्रिटिश ने ही इंडिया में ऑलरेडी ये 3 ऑर्गन्स क्रिएट किए और एक सेपरेशन ऑफ पावर का स्ट्रक्चर इंडिया में ग्रेजुअली इवॉल्व हो गया इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। नंबर 4, growth of federal government and division of power between federal and provincial governments, division of power between federal and provincial governments, right? And last, establishing representative governments with universal suffrage, establishing representative governments with universal suffrage। अब क्विकली तुम लोगों ने ये बताना है, जो बिगिनर्स हैं इनमें से ऐसा कोई वर्ड जो तुम्हें नहीं पता। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है सफरेज इज राइट टू वोट, और यूनिवर्सल मींस कि एक कोई क्राइटेरिया बना दिया जाए कि इस एज ग्रुप के बाद बाकी सब लोगों को राइट टू वोट मिल जाएगा, राइट। 4th पॉइंट बोला है उपिंदर जीत कौर ने, और उपिंदर 4th पॉइंट है ग्रोथ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर। ऑल राइट मनीषा सेम पॉइंट 4th ही है ये भी। ऑल राइट, और किसी का डाउट कोई? विशाली का भी 4th है और खुशी पटेल का है एग्जेक्टिव। ऑल राइट, वेरी गुड। कंवर 1st पॉइंट पे आ गए तुम तो, वेरी गुड। गैलेक्सी A30, वैसे तो मैंने बोला था मैं बीच में डाउट्स नहीं लूंगा, बट ये एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने आते ही हाथ खड़ा किया, तो इसकी एक बात सिर्फ एक बात सुन लेते हैं। हाँ जी, गैलेक्सी A30, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो सर, 4th पॉइंट। सर सारी बता रहा हूँ, मैंने कहा था टाइप करनी है, बीच में अभी आप हाथ मत खड़ा करो, अभी माइक ऑन हम एंड में करेंगे लेक्चर के, ठीक है? मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। चलो आ जाओ। अब ना इसका मतलब ये है कि पल्लवी नारा बोल रहे हैं 5th पॉइंट रिपीट करने के लिए, ठीक है? मैं क्विकली एक बार 5th पॉइंट रिपीट करता हूँ। एस्टैब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स विद यूनिवर्सल सफरेज। तो अब इशू ये है कि मुझे आप लोगों को क्या क्या समझाना है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अब मैं लेके जा रहा हूँ इस लेक्चर को। अगर कुछ लोगों को लगे ये बहुत ही बेसिक है तो वो ऐसा सोचें कि किसी एक दिन उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें बेसिक थी, तो वो परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले है एक गवर्नमेंट है, राइट। अब जो गवर्नमेंट होती है इसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी, ठीक है? 3 ऑर्गन्स हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉ मेकिंग, कानून बनाना, राइट। यानी कि लेजिस्लेचर में बिल एक्ट या बिल पास करके एक्ट बनाया जाता है। एक इंडिया में है सेंटर और एक है स्टेट्स। उस दिन मैंने आपको बताया था अदरवाइज इंडिया स्टेट है, तो जिसे हम स्टेट्स बोल देते हैं वो अदरवाइज कहलाती है प्रोविंसेस। जैसे ना मैं ये बोलूं इंडिया इज अ स्टेट एंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान ये सब स्टेट्स हैं। तो जो सेंटर की सरकार है इसको हम बोल सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, राइट। पंजाब प्रोविंशियल, हरियाणा प्रोविंशियल हो गया। अब सेंटर में लेजिस्लेचर का काम करता है पार्लियामेंट, और स्टेट्स में है स्टेट लेजिस्लेचर्स। पंजाब विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा है,
तो ये लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ अब एक और बहुत बेसिक टर्म है जो स्टूडेंट्स को बाद में तंग करती है। आज हम सारी बेसिक वोकैबुलरी भी कवर करते हैं। तो पार्लियामेंट के साथ एक टर्म आती है यूनिकैमरल या बायकैमरल। अब देखो, जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस कौन से हैं? राज्यसभा है, लोकसभा है। दो हाउसेस हैं तो हमारा पार्लियामेंट है बायकैमरल। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है। स्टेट्स में दो हाउसेस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको बोला जाता है विधान परिषद, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको बोला जाता है विधानसभा। तो अगर तो किसी स्टेट में दोनों हैं, जैसे महाराष्ट्र है, राइट, और तेलंगाना है, पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी है, हाँ, पहले किसी एक टाइम पे तो रादर पंजाब में भी बायकैमरल लेजिस्लेचर था। अगर तो दो हाउसेज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो वो प्रोविंस या वो जो स्टेट है वो भी बायकैमरल हो गई। लेकिन जैसे आज हम बात करें तो पंजाब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। सिमिलरली हरियाणा है, हिमाचल है, तो इनको बोला जाता है यूनिकैमरल। जहां पर एक हाउस है वो यूनिकैमरल, जहां पर दो हाउसेज हैं वो बायकैमरल। तो सेंट्रल में लेजिस्लेचर का काम करता है पार्लियामेंट, और स्टेट्स में लेजिस्लेचर का काम करती है स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिनमें या तो बायकैमरल होते हैं या यूनिकैमरल। बायकैमरल होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होंगे, और अगर वो हुआ यूनिकैमरल तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट हुआ तो आप प्लीज नीचे टाइप करते जाना, मैं उनको और ज्यादा इलेबोरेट करता जाऊंगा, लेकिन अभी माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेंटर में है पार्लियामेंट, जो कि बाय डिफॉल्ट ही बायकैमरल है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज हैं, और स्टेट में लेजिस्लेचर का काम है आइदर बायकैमरल और यूनिकैमरल। यूनिकैमरल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होंगे। बायकैमरल में दोनों, यूनिकैमरल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। आदित्य बेटा, मैंने क्या बताया, अगर एक हाउस है पार्लियामेंट में, जैसे दो है ना, राज्यसभा लोकसभा दो है, तो वो बायकैमरल है। और स्टेट्स में या तो सिर्फ विधान सभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर अकेला है तो यूनिकैमरल है, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो बायकैमरल है। डन। अब पार्लियामेंट में राज्यसभा है और लोकसभा है, दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट का जो लोकसभा है ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। हम लोग जाते हैं और वोट डालते हैं, तो हम अपने एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। तो जब हम वोट डालते हैं हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ से हमने इधर खेर मैम को जिता दिया, राइट। तो अब एमपी बने लोकसभा के डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और हमने इंडिया में क्या बोला है कि जो आदमी या औरत 18 इयर्स एंड अबव एज का है, मैन और वुमेन हुसोएवर 18 इयर्स एंड अबव है, उसके पास राइट टू वोट है। और हमने ये राइट टू वोट देते हुए कास्ट, क्रीड, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसी कोई कंसिडरेशन ना रख के सबको राइट टू वोट दिया। कोई यूनिवर्सल, और 18 के ऊपर के लोग हो गए अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मींस राइट टू वोट, या फ्रेंचाइज, ये भी राइट टू वोट है। आइदर ऑफ द टू वर्ड्स, आइदर यू कैन से इट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और यू कैन कॉल इट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अब हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्टली होते हैं और हम अपने एमपीज को खुद चुनते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। नाउ व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, हम राज्यसभा में जो है उनको भी एमपी बोलेंगे ना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में होंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में होंगे, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हम लोग नहीं चुनते। हम जो
सिटीजन ऑफ इंडिया हम नहीं चुनते, इनको कौन चुनता है? दे आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय elected members of state legislative assemblies या हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसे हम बोलते हैं एमएलए। पंजाब में हम चुनते हैं एमएलए और सेंटर के लिए हम चुनते हैं एमपी। तो एक है पार्लियामेंट का मेंबर, जो पार्लियामेंट का मेंबर है चाहे वो राज्यसभा का है चाहे वो लोकसभा का है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम उसको एमपी बोल देते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है इसमें दो हाउसेज हैं, एक है एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये असेंबली के मेंबर है, और दूसरे है एमएलसी, सी मींस काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट में एमएलए एंड एमएलसी दो अलग टर्म्स यूज हो जाती हैं, सेंटर में एक ही टर्म यूज करते हैं एमपी। लोकसभा के एमपी को हम डायरेक्टली चुन देते हैं और राज्यसभा के एमपी को चुनने के लिए हम अपने एमएलए को बोल देते हैं। हमारे बिहाफ पे जिनको हमने चुन के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया वो हमारे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा चुन देते हैं। ठीक हो गया। अब आपको सेंटर के लेजिस्लेचर में अभी तक मैंने जो समझाया वो क्या है? सेंटर में लेजिस्लेचर है जो कि पार्लियामेंट है, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो बायकैमरल है। यहाँ पे एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यहाँ पे एमएलए इलेक्ट करते हैं, एमएलए इलेक्ट्स एमपीज, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज यूज किया जाता है, और पीपल वोट करते हैं अबव द एज ऑफ 18 इयर्स। ठीक हो गया यहाँ तक। अब दूसरी चीज, राज्यसभा और लोकसभा को एक और नाम दे देते हैं, इसको हम लोगों ने, पीपल ने खुद चुना है, तो इसको पॉपुलर हाउस बोलते हैं, पॉपुलर हाउस। ठीक है, पॉपुलर हाउस, और इसको बोलते हैं लोअर हाउस, और ये है अपर हाउस। दिस इज पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस या पॉपुलर हाउस, पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस, पॉपुलर हाउस या लोअर हाउस, ये अपर हाउस। अब एक चीज और, ये बड़े ध्यान से सुनना, इसको लोगों ने चुना है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। और जो ये है अपर हाउस, ये है स्टेट्स का हाउस। ठीक है, ये स्टेट्स का हाउस है, क्योंकि इसको पंजाब के एमएलए ने चुन के भेजा है, लोगों ने चुन के नहीं भेजा। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो फटाफट से। एनी डाउट बाय फार? इफ ऑल इज क्लियर एट लीस्ट कंफर्म इट, राइट? ऑलराइट, थैंक यू। अगला लिखें फिर। अब जो पार्लियामेंट है सेंटर में, इस पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है वो समझते हैं। हु ऑल कंप्राइज दिस पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, और साथ में इसमें कौन है? प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। अब ये कैसे हैं ये ध्यान से सुनना। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन होते हैं। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उसी टाइम बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन राज्यसभा भी होगा। शुभम अरोड़ा, हाँ जी, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। ठीक है, चेयरपर्सन राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी बात,
जो भी पार्लियामेंट में काम होगा, जो भी बिल पास होंगे, वो तब पार्लियामेंट में बिल आता है, पार्लियामेंट बिल पास करता है। बिल क्या होता है? प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। कोई कानून बनाने के लिए प्रपोजल आता है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज इसे पास कर दें, फिर प्रेसिडेंट को इस पे साइन करने हैं। अगर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए तो ये बिल एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि लॉ नहीं बनेगा। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। दैट मीन्स पार्लियामेंट का काम बिना प्रेसिडेंट के साइन के तो कंप्लीट ही नहीं होता। तो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। अब पार्लियामेंट में आ गया जो हमारा लेजिस्लेचर था। लेजिस्लेचर में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आ गए। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया। और अगर मैं स्टेट यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करूं तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर आ गए। राइट, प्रेसिडेंट की जगह स्टेट्स में गवर्नर आ गए। तो ये हो गए हमारे पास लेजिस्लेचर, एक सेंट्रल और एक स्टेट लेजिस्लेचर। अब दूसरे वर्ड पे चलते हैं, एग्जेक्टिव। जैसे लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर में भी था और स्टेट्स में भी था, ऐसे एग्जेक्टिव सेंट्रल एग्जेक्टिव भी होगा और स्टेट्स में भी होगा। अब लेजिस्लेचर क्या था? जो रूल मेकिंग करता था, कानून बनाता था। पार्लियामेंट में बिल आया, पास हुआ, कानून बन गया। मनीषा, पार्लियामेंट का पार्ट होना और मेंबर होना में डिफरेंस ये होता है बेटा, देखो जो एमपीज हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चुन के आए हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। एमपीज आर मेंबर्स। मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड और मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड इन द सेंस, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर देते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता, बट है तो एट द एंड ऑफ द डे ये मेंबर्स, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, राइट, ये दोनों लोग जो हैं ये मेंबर्स नहीं हैं, पर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, राइट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। आई होप मनीषा लुथरा तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर। अब हम एग्जेक्टिव की बात पे आ जाएं। एग्जेक्टिव का काम होता है रूल, या तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, या हम उसको बोल देते हैं रूल एप्लीकेशन। ये रूल मेकिंग करता है और ये रूल एप्लीकेशन करता है। जो कानून बन गया अब उस कानून को लागू भी करना है। जैसे कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि इंडिया में 18 साल से कम लड़की का विवाह नहीं होगा, अब एग्जेक्टिव इसको इंप्लीमेंट करेगा, राइट। सो सेंट्रल का जो एग्जेक्टिव है इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, राइट। और साथ में आती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसके लिए आप अब तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए, राइट। सेंटर में आगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, दैट मींस आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। और जो स्टेट का एग्जेक्टिव है उसमें आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ में आते हैं ब्यूरोक्रेट्स। स्टेट्स में भी तो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वो एग्जेक्टिव का पार्ट हो गए। सो सेंटर के एग्जेक्टिव में है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। और स्टेट के एग्जेक्टिव में है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। अब देखो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सेंटर में अगर हम बात करें ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और ये एग्जेक्टिव का भी पार्ट है। सिमिलरली स्टेट में जो गवर्नर है वो एग्जेक्टिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर
दोनों का पार्ट है। वो कैसे? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाना, तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते लेजिस्लेचर का भी पार्ट हूं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के कारण मैं एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो पहले मैं MLA या MLC हूं, यानी कि लेजिस्लेचर का पार्ट हूं, फिर मैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का ही पार्ट है। सर इज पुलिस स्टाफ अदर देन IPS इज आल्सो एग्जीक्यूटिव और जस्ट स्टाफ? बेटा वो भी एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव के काम ही कर रहे हैं ना, वो रूल एप्लीकेशन में ही हेल्प कर रहे हैं। उपिंदरजीत कौर, व्हाट इफ CM इज नॉट MLA तो ही कैन बी MLC? जैसे महाराष्ट्र में ठाकरे साहब को MLC बनाने जा रहे हैं अब वो। और एक और चीज, ये भी अब तुम्हें यही बता दूं, आज तुम्हारे इतने डाउट क्लियर कर देते हैं कि जब तुम पॉलिटी पूरी पढ़नी शुरू करो तो तुम्हारे माइंड में कोई डाउट आए ही ना। एक कोई X नाम का आदमी है, राइट, या उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, या उसने प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर बनना है, या उसने चीफ मिनिस्टर बनना है, या चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एक मिनिस्टर बनना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, 6 months तक any person without being a member of legislature can be a minister, but only for 6 months. मैं एक आम आदमी, मुझे उठा के तुम आज प्राइम मिनिस्टर बना दो या चीफ मिनिस्टर बना दो, जैसे ना राजीव गांधी जी के केस में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई, और जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई उस टाइम पे राजीव गांधी जी तो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ही नहीं, तो हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर पहले बना दिया। वो कैसे बना दिया कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी जो है जिसके पास लोकसभा में ज्यादा सीट्स होंगी, उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा। तो आज कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी थी, आज मींस जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी के बाद हम राजीव गांधी जी को अपना लीडर बनाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन उनको अगले 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन जीतने पड़ेंगे ताकि वो कंटिन्यू कर सके एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि unless a person is a member of legislature he cannot be a prime minister or a chief minister or part of their council of ministers। ठीक हो गया? यहाँ भी सर जी जब एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसे बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर? नितिन यही मैं समझाऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, लेजिस्लेचर जो है वो रूल मेकिंग करता है, सेंटर में पार्लियामेंट है और स्टेट्स में लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, स्टेट्स में लेजिस्लेचर में विधानसभा तो होती ही होती है, विधान परिषद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके मेंबर जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं और इसके मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। ऐसे ही विधानसभा के मेंबर्स जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और विधान परिषद के मेंबर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब याद रखना किसके मेंबर डायरेक्टली और किसके इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। राज्यसभा और विधान परिषद इनडायरेक्टली, लोकसभा विधानसभा डायरेक्टली। डन? आकाश पूछ रहा फ्रॉम वेयर ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आफ्टर 6 months, और सचिन जी बता रहे हैं डिपेंड्स ऑन इलेक्शन कमीशन, कोई भी इलेक्शन कराए या ना कराए ऐसे नहीं होता। अभी बताता हूँ, रुको प्रैक्टिकली समझा दूंगा, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली, राइट। ये क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा लेजिस्लेचर, राज्यसभा लोकसभा। अब इसमें क्या होता है, राज्यसभा के होते हैं चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक वर्ड नोट करो, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मीन्स अपने ऑफिस के बेसिस पे ही इनको ये वाला ऑफिस भी मिल गया, मीन्स क्योंकि ये
जो जैसे नायडू जी आजकल वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है। एक्स ऑफिशियो मींस कि जिस आदमी के पास ये ऑफिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर हो गया कि इफ समबडी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं और साथ में एक होते हैं डिप्टी चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन जिसे राज्यसभा खुद इलेक्ट करती है। तो वाइस प्रेसिडेंट तो बाय डिफॉल्ट है और डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा खुद इलेक्ट कर लेती है। इसी तरह लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं और इन दोनों को लोकसभा खुद इलेक्ट करती है फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन है, साथ में डिप्टी चेयरपर्सन है, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। ऐसे ही विधानसभा में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है और विधान परिषद में चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन है। विधान परिषद में डिप्टी चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन है। वर्षा जी, विधान परिषद कुछ ही स्टेट्स में है, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। अभी कुछ बेसिक टर्म समझा दूं पहले। लेजिस्लेचर हो गया क्लियर, एग्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब आती है बात जुडिशरी की। इंडिया में ना एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम मींस टॉप पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे पास हाई कोर्ट है, राइट। इनको दोनों को एक साथ मिलाकर हायर कोर्ट्स कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ मिलाकर हायर कोर्ट्स भी बोल देते हैं और इनके अंडर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि सेशंस कोर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पल्लवी नारा, बेटा ये जब पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तब बता दूं डिटेल में, इतना ज्यादा तो ठीक है, ये जब डिटेल करेंगे तब बता दूंगा। अभी तो आज हम स्ट्रक्चर समझ लें। करना तो हमने आज का टॉपिक क्या हमारा, अदरवाइज ब्रिटिश रूल में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। फिर तुम लोगों के में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक टर्म्स नहीं पता, उनको मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपीज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेम? नो 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 केतन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वो भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट है, दोनों को मिला के हम बोल देते हैं हायर कोर्ट्स, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमने कोई केस किया, अगर हमें लगे कि हमें जस्टिस नहीं मिला तो हम यहाँ से अपील लेके हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में हमें लगे हमें जस्टिस नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और अब देखो हमें लगे सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिला, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं या स्टेट के केस में गवर्नर के पास जा सकते हैं मर्सी पेटिशन लेकर। दैट मीन्स प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो जुडिशरी का भी पार्ट हो गए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, भाई ये तो एग्जेक्टिव भी है, लेजिस्लेचर भी है और जुडिशरी में भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया अब यहां तक? अगली चीज समझाता हूं तुम्हें मैं। लोकसभा से एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिकल तुम्हें ये चीज समझाता हूं, राइट। अब लोकसभा में 545 सीट्स अगर मान ले हैं, ठीक है, तो जिस पार्टी के पास 50% प्लस 1 वोट्स आ जाएं वो विन कर जाएगी इलेक्शंस को। इलेक्शंस वन होंगे अगर उसके पास 50% प्लस 1 सीट्स हो गई, तो ये बन गई मेजॉरिटी पार्टी। अब जो मेजॉरिटी पार्टी है वो होगी रूलिंग पार्टी, उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, हो सकता है कोई सिंगल पार्टी इतनी सीट्स ले जाए या फिर कोलिशन हो जाए, कुछ पार्टीज मिलकर रूल करें। जैसे कि हमारे देश में एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी लीड करती है। एक यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस लीड करती है। जब 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए रूल कर रही थी तो कांग्रेस लीड कर रही थी। अब 2014 से 2020 आ चुका है, अदरवाइज 24 तक चलना है अब, तो ये बीजेपी की एनडीए रूल कर रही है, कोलिशन, राइट। सो जो रूलिंग पार्टी है, अब क्या होता है देखो, बीजेपी के लेट्स से 250 एमपीज हैं पार्लियामेंट में, इस एनडीए के
लेकिन ये सारे मिनिस्टर थोड़े ना, ये सारे एग्जेक्टिव हैं। अगर ये मिनिस्टर होते तो ये एग्जेक्टिव होते। अब विदाउट बीइंग मिनिस्टर ये सिर्फ एमपीज हैं। एमपीज मींस ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। और फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो अपनी मर्जी से अपने एमपीज में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाता है। जिनको वो मिनिस्टर बनाते हैं वो बन जाते हैं एग्जेक्टिव मेंबर्स। राइट, ये हो गया क्लियर। अब अगली चीज हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर या हो चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये बहुत ब्रॉड टर्म है, और जो कैबिनेट होता है ना वो कंपैरेटिवली स्मॉलर टर्म है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बिगर टर्म एंड कैबिनेट इज कंपैरेटिवली अ स्मॉलर टर्म। सो इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस, there is one prime minister who is like the nucleus, and then there is his cabinet ministers। कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सेकंड लेयर में आ गए। ये पता है कौन से मिनिस्टर्स हुए, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम अफेयर मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, रेलवेज मिनिस्टर है, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं और उनके पास कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं। राइट, प्राइम मिनिस्टर भी उन डिपार्टमेंट्स में बहुत कम इंटरफेयर करते हैं। ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब इंटरफेयर कम करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, सेंटर में है, एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, तो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट भी वही करते हैं, इसलिए वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंटरफेयर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। चाहे इंडिया के फॉरेन अफेयर्स की बात हो तो दुनिया किससे पूछेगी, प्राइम मिनिस्टर से। कल को प्राइम मिनिस्टर चाहे तो फॉरेन मिनिस्टर को सुबह चेंज कर दें। सो प्राइम मिनिस्टर कैन इंटरफेयर इन एनी डिपार्टमेंट, बट व्हेन ही गिव चार्ज टू हिज कैबिनेट कोलीग्स he says that आप इस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली मैनेज करोगे, बार बार मेरे पास मत आना अनलेस कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी ना हो। दिस इज व्हाट वी प्रिज्यूम। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद जो आते हैं ना वो आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये पंजाब विधानसभा से आए हैं या पंजाब के मिनिस्टर हैं। ये सेंटर में एमपीज ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पार्ट दिया है। लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर से जूनियर लेवल के मिनिस्टर्स हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक विद इंडिपेंडेंट चार्ज और एक अटैच्ड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया एक होम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। राइट, ये चार हमारे पास बड़े हो गए मिनिस्टर्स, दे आर कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, लेट्स से एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज को दे दिया। एग्रीकल्चर का कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर से स्टेटस में थोड़े छोटे माने जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर एक उसके भी थोड़े सबऑर्डिनेशन में उनसे थोड़े जूनियर पोजीशन में आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच। दैट मींस कि होम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। अब हमने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए उनको एक जूनियर मिनिस्टर और दे दिया। ये हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड। सो कैबिनेट में सबसे टॉप के मिनिस्टर्स आते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अटैच्ड। अब ये सारा जो बना कंप्लीट, ये बना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके सेंटर में थे प्राइम मिनिस्टर, अगले थे कैबिनेट मिनिस्टर्स, और दिस कैन बी इवन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। फिर थे कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और लास्ट में थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अटैच्ड। इंडिपेंडेंट चार्ज बेटा वो डिपार्टमेंट किसी कैबिनेट मिनिस्टर को दिया ही नहीं शुभम, वो इंडिपेंडेंट चार्ज है। मनीषा, आई होप तुम्हें समझ आ गया। मनीषा लूथरा एंड शुभम अरोड़ा। और ये आदित्य राव आर जी ने हलू एंड अ साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये क्या है मुझे नहीं पता।
और ऐसी चीजों के जवाब क्या होते हैं वो भी नहीं पता। डिफरेंट बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज। अभी भी समझ नहीं आया? चलो एक बार और ट्राई करते हैं। टॉप पे है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, इनके साथ इनको हेल्प करने के लिए ये इन्होंने बनाए कैबिनेट मिनिस्टर्स। उनको कुछ खास खास डिपार्टमेंट्स दे दिए। जो डिपार्टमेंट दिए जाते हैं उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो, राइट। पोर्टफोलियो मींस एक मिनिस्टर को मैंने फाइनेंस का पोर्टफोलियो दे दिया, एक को मैंने डिफेंस का पोर्टफोलियो दे दिया, अब सेंटर है तो डिफेंस नहीं होगा। एक को मैंने रेलवेज का पोर्टफोलियो दे दिया, अगर स्टेट है तो स्टेट में डिफेंस नहीं होगा चीफ मिनिस्टर में, और रेलवे नहीं होगा, ये तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होगा। इतना तो आई होप हम सबको पता ही है, ठीक है। फाइनेंस है, डिफेंस है, रेलवेज है, हेल्थ है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, होम अफेयर्स है, राइट। होम मिनिस्टर हो गए होम अफेयर्स के चार्ज। ये हो गए मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये अपने आप में एक पूरे डिपार्टमेंट के हेड हैं, बॉस हैं, पर प्राइम मिनिस्टर इन सबके भी बॉस हैं। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब इनको लेट्स से हमने एग्रीकल्चर दे दिया या इनको हमने रूरल डेवलपमेंट दे दिया। हो सकता है कि इन डिपार्टमेंट्स के कैबिनेट मिनिस्टर हो, राइट, और हो सकता है इन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो। फिर इनके नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच। अब जैसे डिफेंस का मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मैं इनको फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच कि एक्स नाम का आदमी तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन वाई नाम का आदमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड विद फाइनेंस मिनिस्टर है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए उनके साथ एक उनका सबऑर्डिनेट या जूनियर मिनिस्टर बना दिया। और नितिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, कुछ फिक्स नहीं है, ये कहीं रूल्स नहीं लिखे गए। आई होप खुशी एंड बाकी लोगों को समझ आ गया अब। गुणराज, नो इट इज नॉट, इट इज द whim of the prime minister, he will decide it. गगनदीप हो गया क्लियर, और राइट, शुक्र है भाई आज क्लियर हो गया हम सबका। थैंक यू, थैंक यू। हो गया क्लियर ना सर? आर कैबिनेट मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ राज्यसभा? वाई दिवराज, ऐसा क्यों? ये तुमने किस बात से पूछा? ये तो मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए इस खुशी में। तो दिवराज, ये तो बात करने का टाइम है। दिवराज माइक ऑन कर भाई फटाफट से। हेलो दिवराज सर, ये सर ये एक सर कंफ्यूजन थी कि मतलब सर जो मिनिस्टर्स होते हैं सर, जो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स होए सर, आर दे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज इन दे आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और हाउ डज ही सिलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? चलो आओ इसको भी प्रैक्टिकली समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एंड शुभम ने पूछा इंडिपेंडेंट कैन आल्सो हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, चलो रुक जाओ अब। वालेकुम अस्सलाम। चलो पहले तो एक बात, मैंने किसी को भी मिनिस्टर बनाना है मींस उसको एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाना है, इससे पहले उसका लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी है। मैंने बोला लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी है, मैंने ये नहीं बोला कि उसका लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। मैं चाहूं तो मैं लोकसभा से चुन दूं, मैं चाहूं तो मैं राज्यसभा से चुन दूं। आपको पता है जो मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बने थे, लोकसभा से बने नहीं थे। ऐसे ही अरुण जेटली जी हमारे जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी राज्यसभा से थे, लोकसभा से तो थे ही नहीं। तो किसी भी हाउस से प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है भाई, वो अपने जिस मर्जी मेंबर को, पार्लियामेंट के मेंबर को, मेरी मर्जी है, चाहे मैं लोकसभा से ले लूं चाहे मैं राज्यसभा से ले लूं। और सबसे बड़ी बात, जो रूलिंग पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी, उस पार्टी का जो भी लीडर है वो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई थी भाई, वो दोनों का ही मेंबर नहीं है, तब भी तो आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। या अरुण जेटली जी अभी राज्यसभा के मेंबर भी नहीं थे, मैंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनको इलेक्शन करवा के या तो लोकसभा में पहुंचाना है या राज्यसभा में पहुंचाना है। जब भी मैं 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा सकता हूँ मैं करवा दूंगा। अब एक प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल सरल सी प्रैक्टिकल बात,
मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे को गुणराज को मिनिस्टर बनाना है डिफेंस का, और गुणराज अभी इलेक्शन नहीं जीत पाया। अब मैंने एज प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर कर लिया और मेरे पास 250 प्लस एमपीज हैं लोकसभा में, राइट। इसमें से एक एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेट्स से जलंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या यूपी की बात कर ले तो मान लो आप लखनऊ की सीट है, गारंटीड अभी यहाँ पे तो मेरी पार्टी का बंदा ही जीतता है। यहाँ पे बंदे को वोट नहीं पड़ती होती, यहाँ पे वोट पड़ती होती है किसको? पार्टी को, राइट। तो अब मैंने गुणराज को बोला, गुणराज जा भाई तू इस एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ ले। जो वहां पे ऑलरेडी मेरा एमपी है उसको मैं बोल दूंगा भाई तू रिजाइन कर दे, तू तो सिंपल एमपी है ना, तू कौन सा मिनिस्टर है अभी, रिजाइन कर। बिना एमपी बने भी तेरे को मैं कहीं पे चेयरमैन लगा दूंगा, कोई और अच्छी पोजीशन दे दूंगा। सिंपल एमपी से तो अच्छी है ना, किसी अच्छे बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, कहीं पे बढ़िया जगह पे तेरे को एमपी की जगह हम तेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी ऊपर का स्टेटस दिलवा देंगे। इन दैट केस कि ऐसे डिपार्टमेंट में लगाएंगे जिसका स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का हो, तो तेरे को वहां एडजस्ट कर देंगे। है कोई टेंशन? बताओ। अब जिसको मर्जी जहां से मर्जी इलेक्शन जिता दो, लोकसभा से जिता दो, राज्यसभा से जिता दो, तुम्हारी अपनी सरकार है अब तो। सर प्लीज एक्सप्लेन प्रेसिडेंस ऑफ डिप्टी मिनिस्टर एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये भी समझा देता हूँ सर। कैन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिकम मिनिस्टर? यस दे कैन बिकम, बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे कैन नाउ बिकम मिनिस्टर्स एज वेल। हु कैन स्टॉप देम? Can a nominated member be a PM? See, technically speaking, so there is no condition to that. There is no restriction on it. और कोई डाउट? चलो अब फटाफट से बताओ, बोलो नितिन जी क्या डाउट है? नितिन बोल भाई क्या डाउट है? और ये जेपीएस ने पूछा हुआ है प्लीज एक्सप्लेन प्रेसिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। इतने लोग एक साथ लिख देते हो, मैसेज पढ़ना ही रह जाता बीच में से। एक सेकंड रुको, मैं एक आधा मैसेज पहले पढ़ दूं। एक सेकंड रुको और मत लिखो। यार वो जेपीएस का मैसेज ही मिस करवा दिया तुमने ना। रुको 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 रुको। हाँ यहाँ आएगा अब। प्लीज एक्सप्लेन प्रेसिडेंस ऑफ डिप्टी मिनिस्टर एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी सर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है जेपीएस जी, वाइस प्राइम मिनिस्टर तो होता ही नहीं है। एक मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद है अ सिंगल मेंबर कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। खुशी नो, एक ही हाउस का मेंबर होगा कोई एक इंसान जो होगा। सर हु कैन फाइट इलेक्शन फॉर राज्यसभा? एनीबॉडी कैन फाइट इलेक्शन फॉर राज्यसभा। संयोगिता तुम भी लड़ लो चाहे। इसके कुछ कंडीशंस हैं वो मैं बता दूंगा। पीएम कैन ऑल्सो बी फ्रॉम राज्यसभा। बेटा अभी तो मैंने बताया था, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे, रादर इंदिरा गांधी जी को भी एक बार राज्यसभा से चुनवाया गया था। अच्छा नितिन को माइक ऑन करवाना है। जो रूलिंग पार्टी जीती है उसके एमपीज चों कुछ के ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सिर्फ। हाँ जी सर बिल्कुल, दैट्स राइट। पहले मैं जेपीएस जी की बात का आंसर दे दूं, फिर नितिन तुम्हारे को माइक ऑन करके देखता हूं। पर मैंने स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट की थी, बीच में माइक मत ऑन करवाना, साइड से पूछना डाउट्स, राइट। बाद में डाउट्स पूछ लेना माइक वाले, बट अभी तुमने कहा तो मैं दे दूंगा। देखो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैबिनेट वर्ड भी नहीं आता,
ये तो हमने बाद में एक नॉर्म बना लिया कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड हो गए। अब ऐसे ही हमने बना लिया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हम बना देते हैं, पर ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है चीजें। तो ये मर्जी होती है, मजबूरी का नाम होता है ना, कि अब किसी एक पार्टी ने मेरे को हेल्प कर दी या किसी एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर को खुश रखना है तो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम दे दो। इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं। आई होप जेपीएससी आपका डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया। नितिन बोल मेरे भाई, क्या बोलना है? मेरा पूछना था कि हमने सर किसी मेंबर को पोस्ट दे दी है, कोई पोस्ट दे दी है, मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना है। सर अगर ऐसा होगा सर 2 महीने पहले इलेक्शन हारे हैं, फिर दोबारा 2 महीने बाद इलेक्शन जिताएंगे, दोबारा होंगे, तो कुछ एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे सर ये इलेक्शन? कमीशन कुछ नहीं बोलेगा इसके लिए? अभी होगी यार, क्या ही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले जींद में इलेक्शन हुए तो जींद में इलेक्शन हार गया, अब तो इलेक्शन नहीं जीता, कोई बात नहीं, मैंने तेरे को अपना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने तेरे को अपना मिनिस्टर बना लिया। 3 महीने 4 महीने के बाद मैंने देखा कि करनाल की सीट मुझे सेफ लग रही है, मैंने करनाल से तेरे को फिर से इलेक्शन लड़वा दिए। अब तू वहां की जनता ने तेरे को वोट किया, तू लेजिटिमेट वे में जीता है, कानूनी ढंग से जीता है, मैंने कौन सा धक्के से तेरे को जिता दिया? सर ये 6 मंथ एक्सटेंडेड हो सकती है, जैसे मतलब कोई एक्सट्रीम कंडीशन? कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, 6 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। इतना बड़ा कोविड चल रहा था और ठाकरे साहब को चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बनना था, तो वहां क्लेश पड़ गया था कि इलेक्शन तो अभी होंगे, डेट निकालो फटाफट से 6 महीने के अंदर अंदर। ये पूछ रहा था सर, जैसे जो कंडीशन चल रही है इसमें, तो सर ठीक है, चलो, ये कोई डाउट था नहीं, अदरवाइज ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ था अभी। अब बताओ यार, किसी का कोई डाउट बचा है या मैं आगे करूंगा अब स्टार्ट? आकाश, डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद एक्सप्लेन करना है सर प्लीज। यार आकाश, ये ना अभी मैं तुम्हें छोटा सा आइडिया दे देता हूँ और इसके आगे फिर बाद में समझा दूंगा, ठीक है? राज्यसभा में तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो बाय डिफॉल्ट ही वहां के चेयरपर्सन है, ठीक है? whosoever is वाइस प्रेसिडेंट वो चेयरपर्सन है। फिर राज्यसभा अपने लिए एक डेप्टी चेयरपर्सन खुद चुन लेती है फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स। अब जब तक तो वाइस प्रेसिडेंट हैं चेयरपर्सन बनके, वो राज्यसभा का सेशन चलाते रहेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण से नहीं आएंगे तो डिप्टी चेयरपर्सन वहां का सेशन चला लेगा, काम खत्म हो गया। ऐसे ये राज्यसभा है, लोकसभा है। लोकसभा अपने लिए खुद अपने ही मेंबर्स में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुनती है, ठीक है? अब स्पीकर प्रिजाइड करेंगे सेशंस को, अगर स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर चला देंगे हाउस का सेशन, बस दैट इज इट। रितिका राणा, कितनी गलत बात लिख रही हो, तुम्हें पता है तुम कितनी गलत बात? अभिजीत, किचन कैबिनेट बाद में कराऊंगा जब हम प्रॉपर टॉपिक्स पे जाएंगे। ऐसे तो हम अगला टॉपिक आज स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, तुम तो आज ही सारे डाउट्स लोगे, सारी पॉलिटी आज ही खत्म करा दूंगा मैं, तो फिर कल से मैं तुम्हारी कोई क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा होगी सारी पॉलिटी खत्म। हु बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरपर्सन लेजिस्लेचर खुद चुनती है, ये मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा। हाँ निलेश, निकलेश जी, अभी मैं इस पे भी आता हूँ, रुक जाओ। एक चीज, एक डाउट था जो मुझे कहना था, किसका डाउट था वो? रितिका, नहीं नॉट रितिका सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब हर मेंबर आता है? अरे नहीं रितिका, देख 250 राज्यसभा के मेंबर हैं और 545 लोकसभा के मेंबर्स हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 90 या मतलब मैक्सिमम 100 तक मिनिस्टर बन जाएंगे। सारे थोड़ा एमपी जो है वो मिनिस्टर ही बनेंगे, सारे नहीं बनते होते बेटा, कुछ लोग बनते हैं। सो मैंने तुम्हें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का मतलब समझा दिया। अब इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? और नितिन कह रहा था वो तो पॉसिबल नहीं है, वो समझाता हूं कैसे है। एक पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेचर है, इसमें एमपीज हैं, एमपीज में रूलिंग पार्टी भी है और ऑपोजिशन पार्टी भी है, दोनों आ गई ना इसमें। तो अभी पार्लियामेंट में
बीजेपी भी बैठी है और कांग्रेस भी बैठी है। कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, राइट। फिर लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में एमपीज हैं और साथ में अब एग्जेक्टिव आ गया। एग्जेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर है और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो नॉमिनल हैं, ये मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा, अभी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं। और फिर जुडिशरी है, राइट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, इनके जजेस हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझते हैं, वो क्या है। नितिन सर स्पीड थोड़ी स्लो कर दो पढ़ान दी। अच्छा जी, ठीक है सर। नितिन रॉफ, इसको कोरम नहीं बोलते होते बेटा, कोरम कुछ और होता है, वेट करो सब समझा देता हूं। तो क्या हो गया, अगर इलेक्शन में पार्टी जीत गई और प्राइम मिनिस्टर हार गया उस इलेक्शन में, अगर मैं मिनिस्टर 6 महीने में दोबारा जितवा सकता हूं तो मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं जिता सकता, या उसको मैं राज्यसभा से नहीं ला सकता। क्या ही बातें करी जा रही हो यार, अभी वेट करो, ये समझो, फिर तुम्हारे डाउट्स मैं माइक ऑन करके लेता हूं। अब 2 मिनट वेट करो। अब एग्जेक्टिव में कोई भी, अगर ऐसा, यहां से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में एक बिल आया और पार्लियामेंट ने उस बिल को एक्ट बना दिया। क्या ये एक्ट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ठीक है कि गलत है, ये कौन चेक करता है, ये जुडिशरी चेक करता है। क्या पार्लियामेंट जो काम कर रहा है वो कानून के मुताबिक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर जुडिशरी को लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी करेगी इसको डिक्लेयर अल्ट्रा वियर्स, मीन्स ये लागू नहीं किया जा सकता जो तुम कर रहे हो। तो जुडिशरी विल कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट वही काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका उसको अधिकार मिला है। इसमें अब डिटेल में जब जाऊंगा ना, तो मैं कराऊंगा, पार्लियामेंट कराऊंगा, जुडिशरी कराऊंगा, उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी आएगा, वो भी करेंगे। यस रॉफ, जुडिशरी इज इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स राइट। तो जुडिशरी चेक करती है पावर ऑफ पार्लियामेंट को। तो 2 सेपरेट ऑर्गन्स ने में से एक ने दूसरे की वर्किंग को चेक कर दिया, चेक एंड बैलेंस, राइट। फिर एग्जेक्टिव ने कोई रूल जो बना उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही, इसको भी जुडिशरी चेक कर देगी। डन। अगली चीज, एग्जेक्टिव के पास फाइनेंस कहां से आएगा, कोई भी काम करने के लिए उसको मनी चाहिए, और मनी बिल तो सिर्फ पार्लियामेंट ही पास कर सकता है। जो देश का पर्स है वो तो पार्लियामेंट के पास है, तो एग्जेक्टिव को हर चीज का हिसाब पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी बैठी है, वो सरकार से 100 तरह के सवाल पूछेगी, और अगर सरकार उनके जवाब ना दे पाए तो पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ चला जाएगा, और जुडिशरी की भी नॉलेज में आ जाएगा कि एग्जेक्टिव कुछ गलत कर रही है। तो पार्लियामेंट एग्जेक्टिव को भी चेक करता है और जुडिशरी एग्जेक्टिव को भी चेक कर सकती है। किसी जज ने करप्शन कर दी तो इसको रिमूव करना है इसके ऑफिस से, रिमूवल ऑफ द जज ये पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट जुडिशरी को चेक करता है, जुडिशरी पार्लियामेंट को चेक करती है, पार्लियामेंट एग्जेक्टिव को चेक करता है, जुडिशरी भी एग्जेक्टिव को चेक करती है। तो सेपरेट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वो एक दूसरे को चेक करके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया को बैलेंस करते हैं। रॉफ मीर, कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे लेक्चर्स में आप नहीं दोगे, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास 1000 एग्जाम्पल्स होंगे कि मैं हर पार्टी का यहाँ नाम लिखूं और बताऊं कि उस पार्टी के टाइम पर किसने क्या ठीक और किसने क्या गलत किया। अंडर बीजेपी देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। वाज देयर अ सेपरेशन ऑफ पावर व्हेन कांग्रेस वाज इन ऑफिस? नो, इट वाज नॉट, ठीक है। हाउ डज लेजिस्लेटिव चेक एग्जीक्यूटिव? मार्टिना मेंडेज। बेटा एक तो देखो, ये ना बहुत सारे मेथड हैं, एक सिंपल मेथड, मिनिस्टर्स क्या काम करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर क्वेश्चंस पूछ देते हैं। मिनिस्टर्स ने जो भी एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, पहले वो बिल तो पार्लियामेंट से पास करवाएंगे ना,
बिना पार्लियामेंट से पास हुए तो कोई एक्ट ही नहीं बन सकता। फिर मनी चाहिए हर काम करने के लिए, फाइनेंस या मनी बिल पार्लियामेंट पास करता है। एग्जीक्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक पावर में रह सकते हैं जब तक लोकसभा में इनके पास सपोर्ट है। अगर लोकसभा ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही पास कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को चेक करती है। मार्टिना, आई होप इट्स क्लियर। गैलेक्सी J7, हाउ एग्जीक्यूटिव मेक्स चेक। एग्जीक्यूटिव बेटा किस पे चेक करना है? एग्जीक्यूटिव ने, एग्जीक्यूटिव पे तो खुद पे ही चेक करना बड़ा जरूरी है। एग्जीक्यूटिव पे तो बहुत चेक करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव तो सबको चेक करता है, तुम्हें भी एग्जीक्यूटिव चेक करता है, मुझे भी एग्जीक्यूटिव चेक करता है। रॉफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पार्लियामेंट के डिटेल वाले लेक्चर का पार्ट है, आज बेसिक करना है। जो ब्रिटिश वाला काम है ना, अब वो मैं कल वाले लेक्चर में कराऊंगा। आज अभी मैं ये टर्म्स ही और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एक सिस्टम है फेडरल और एक है यूनिटरी, फेडरल एंड यूनिटरी। अब इनको समझे। J7 एग्जीक्यूटिव बहुत सिस्टमैटिक वे में करती है, वो आपको आज नहीं समझ आएगा, थोड़ी पेशेंस रख लो कि आज मैं सारा, या तो एक काम करो मुझे यहाँ पे लिख के दे दो आज तुम लोग कि सर सारा कॉन्स्टिट्यूशन आज ही खत्म करो, कल से हमने आपसे नहीं पढ़ना। नितिन पता नहीं तुमने क्या लिखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और सीरियसली तुम लोगों में इतनी भी पेशेंस नहीं है कि तुम लोगों को मैं इतनी चीजें एक एक करके समझाता जा रहा हूं। तुम थोड़ी तो वेट कर लो। एक सवा महीने का कंपोनेंट है ये पॉलिटी, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें आज सारा पढ़ा के खत्म कर दूं। देखो भाई, मैंने ना पिछले 20 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ा नहीं है, जिया है, राइट। और मैंने खुद विधानसभा में जॉब की है और ऐसे ना सारी वर्किंग को प्रैक्टिकली किया है, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। तो मेरे को नहीं प्रॉब्लम आएगी, मैं सारा कुछ चुटकियों में ऐसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम्हें याद रखना है, और अगर तुम्हें लग रहा है ये इतना ही आसान है तो लाओ फिर मैं अब तुम्हें सारा ही कराता हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। जिसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ली थी ना 5000 रुपया देके, उसका आज ये लास्ट लेक्चर है। डन, ये आज लास्ट लेक्चर है। आज मैं सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देता हूँ। एक सेकंड दो, मैं पानी पी लूं, फिर मैं आके तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म करता हूँ। पता मुझे मेरे स्टूडेंट से फीलिंग कैसी आती है कभी कभी, अगर तुम लोग जैसे मेरे से बातें कर रहे हो ना यहाँ पर कि ये बता दो, ये बता दो, ऐसे कर दो, ये बता दो, वो कर दो, आज ही करा दो। तुम डॉक्टर पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें बोले ये ना दवाई जो है ना, ये गोली, ये ना तुमने रोज सुबह शाम एक एक खानी है बस। तुम बोलो डॉक्टर साहब सारी गोलियां आज ही खा लेते हैं, अगर ठीक नहीं हुए कल इंजेक्शन लगा दोगे, और अगर इंजेक्शन से ठीक नहीं हुए तो ऑपरेशन कर दोगे ना। क्या हो गया? जो टीचर है और जो डॉक्टर है उसको अपनी पेस पे अगर काम करने दोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो डॉक्टर और टीचर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते फिर। ठीक है, अब समझा दूं कुछ। फेडरल को अगर हमें समझना है तो बहुत सिंपल है। फेडरल को एक उससे ना मॉडल से समझाता हूं। ठीक है, अब फेडरल में क्या होगा, बहुत सिंपल चीजें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। फेडरल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फेडरल सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ये होता क्या, ये मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में मुझे एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी भी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है तो फेडरल सिस्टम भाई काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो आई नीड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज वेल। अब क्या है फेडरल, ये समझते हैं।
फेडरल में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो साफ साफ बताएगा कि जो सेंटर है उसकी पावर्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर ऑफ द स्टेट्स एंड पॉसिबल है कि वो लोकल बॉडीज, ये जो लास्ट मैंने टर्म लिखी है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करना, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बताया जाएगा कि सेंटर की पावर्स क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्टेट की पावर्स क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोकल बॉडीज की पावर्स क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, साफ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया। ये भी बता दिया कि ये तीन और जो लेवल्स हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ये आपस में इंटरप्ले कैसे करेंगे, इनके आपस में रिलेशंस कैसे होंगे। अब अगर कोई इनमें से अपनी पावर्स को अब्यूज करे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने से वो कतराए, तो जुडिशरी आके उसको बोलेगी भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। सेंटर का काम सेंटर ही करेगा, स्टेट के काम स्टेट ही करेगी, सेंटर स्टेट की पावर नहीं छीनेगा, स्टेट सेंटर से फालतू की चीजें नहीं मांगेगी, ये काम उसने खुद ही करना है। ये हो गया एक फेडरल सेटअप जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज की पावर्स को क्लियरली डिमार्केट किया गया था कि उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डन, ये हो गया फेडरल सिस्टम। अब आती है बात यूनिटरी सिस्टम की। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना, कन्वेंशन कुछ धारणाएं बनी हो उसी के बेसिस पे सिस्टम चलता हो, जैसे कि यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा ही नहीं हुआ, धारणाओं पे ही चलता जा रहा है। अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कुछ लिखा ही नहीं है, कन्वेंशंस दे कीप ऑन डिवेलपिंग, दे कीप ऑन इवॉल्विंग, आज ऐसे या कल वैसे कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक सेंटर है, सेंटर के पास सारी पावर है, वो कुछ पावर स्टेट को ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफर करेगा वो कभी भी रोल बैक कर सकता है। फिर लोकल बॉडीज के पास क्या पावर्स होंगी ये भी ऊपर से ही बताया जाएगा। दिस इज अ सिस्टम फ्रॉम अबव नॉट फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी पावर्स भी सेंटर के पास है, सेंटर जब चाहे स्टेट को कोई पावर दे दे, जब चाहे छीन ले, जब चाहे वो स्टेट को पावर्स दे, स्टेट की मर्जी है वो लोकल बॉडीज को दे दे, या स्टेट ही वापस ले ले या पार्लियामेंट नहीं वापस ले ली तो स्टेट का तो काम ही खत्म हो गया। तो जो फेडरल सिस्टम है उसमें सारे यूनिट्स को क्लियर पावर का डिमार्केशन करके बता दिया जाता है थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी सिस्टम में सेंटर हैवी हो जाता है, वहां पे सेंटर का रोल ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। Sir, written constitution will always create separation of power. That's a foregone conclusion. ठीक है, तो फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस समझ आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो बताओ। अब एक ना राइटर है केसी वेयर, ये बोलते हैं कि इंडिया जो है वो क्वेसी फेडरल है, मींस हाफ फेडरल है और हाफ यूनिटरी है। कैसे? हमारे देश में विशाली बेटा फेडरल सिस्टम में जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में है क्या, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें इसमें ना एक 7th शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट्स बनाती हैं, कॉन्करेंट पे सेंटर भी बना सकता है, स्टेट्स भी बना सकती हैं, प्रेफरेंस थोड़ी हम सेंटर को दे देते हैं। लेकिन हमने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया तो काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया। हमारे यहाँ पे सेंटर है जिसे हम बोलते हैं दिल्ली में जो सेंटर की सरकार बनती है, जैसे जो मोदी साहब की सरकार है, फिर दिल्ली में स्टेट की सरकार भी है जो अरविंद केजरीवाल जी की है। ठीक है, तो एक सेंटर है और एक स्टेट्स है, इन दोनों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट बता दी, राइट। तो फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें इमरजेंसी पावर्स डाल दी गई। जब इंडिया में इमरजेंसी लगती है सेंटर सारी पावर्स ले जाता है, स्टेट्स की पावर खत्म हो जाती है।
So India is federal during normal time या peace time, and it becomes unitary during the time of emergency. So India becomes unitary during the time of emergency. बाकी इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, राइट? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर होगा. इसलिए इंडिया को क्वेसी फेडरल बोल दिया. इट इज हाफ यूनिटरी हाफ फेडरल. अब कोई डाउट बचा? चलो आकाश, लेट्स स्टार्ट. अब कुछ डाउट्स लिए जाएं. हेलो. हाँ जी आकाश. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून जी. हाँ जी सर, आ गया सर, मुझे तो कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है. और कोई ऐसी चीज जो पहले क्लियर नहीं थी आज क्लियर हुई हो? यस सर, काफी चीजें आई गेस एक बार और रीडिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्लियर होगा और अच्छे से. अदरवाइज आज कुछ क्लैरिटी मिल गई? यस सर. ठीक है, केतन बोलो. सर वन डाउट जी. सपोज महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे है सीएम, तो उन्होंने तो हर एक डिस्ट्रिक्ट या हर एक सिटी से उन लोगों ने मतलब कोई किसी को खड़ा किया होगा कि ताकि वो इलेक्शन जीते. तो वो क्या सर एमएलए हुए वो लोग सर? वो हाँ, जो एमएलए हुए. महाराष्ट्र की विधानसभा है ना वो, तो हाँ, तो वहाँ पे एमएलए हो गए. एमएलए अभी जो उद्धव ठाकरे है, he becomes the MP of the Lok Sabha. Then अभी suppose अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, मैं तुम्हें ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ. मैं लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हूँ, मैं एमपी हूँ, राइट? और फिर मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन गया. तो मुझे अगर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कंटिन्यू करना है तो मुझे पहले पार्लियामेंट से रिजाइन करना पड़ेगा. I cannot be both a member of parliament as well as a state legislature, and if I am not a member of state legislature then I cannot be a chief minister. तो सर जैसे बीजेपी लोकसभा में जीतती है ना सर, तो वो कैसे मतलब उसका प्रोसेस क्या है? इलेक्शन का प्रोसेस क्या कैसे होता है सर फिर उसका? कौन सी इलेक्शन का? लोकसभा की इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है सर? नो ऐसे नहीं. देखो, एक इंडिया है, ओके, पूरा इंडिया, और एक इंडिया की स्टेट्स हैं. इसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, जे.एंड.के तो अब यूटी हो गया. तो ये स्टेट्स हो गई, ये इंडिया हो गया. इंडिया का पार्लियामेंट है, लेकिन वो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो तो इन्हीं स्टेट्स में है ना, राइट? तो पहले इन स्टेट्स में हम बोलते हैं इंडिया का जनरल इलेक्शन हो रहा है. जनरल इलेक्शन इज फॉर लोकसभा, ठीक है? अब यहाँ से लोगों ने जिनको चुना वो उनके एमपीज हो गए. फिर स्टेट्स के अंदर अपनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ के लिए वो एमएलए चुनते हैं. ये अलग इलेक्शन होते हैं. एक पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट के इलेक्शन होते हैं. पार्लियामेंट के इलेक्शन से हम एमपी चुन देते हैं, जिनमें से फिर प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है. स्टेट के इलेक्शन से हम एमएलए चुनते हैं, जिनसे चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है. ओके सर, अंडरस्टूड. हो गया क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड. That is it? Yes, thank you. रोहित. रोहित बोलो बेटा. हेलो जी. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जुडिशरी कैसे काम करती है यूके में अगर उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो? कन्वेंशंस हैं, रीति रिवाज बने हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो, रूल ऑफ लॉ में बहुत सारे फंडा होते हैं, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मैरिज लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये तो होते हैं ना. ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थोड़ा है. ठीक है सर. ओके सर, बस हो गया खत्म. हाँ जी. ऑलराइट. खुशी. हाँ जी बेटा बोलो. हेलो. हाँ जी सर, मेरा डाउट ये था कि राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनको एमएलसी इलेक्ट कर सकते हैं क्या? राज्यसभा वालों को? हाँ. जिस दिन पार्लियामेंट कराऊंगा उस दिन आराम से कराऊं, डिटेल में अच्छे से. ओके सर. अभी आई होप जल्दी तो नहीं है ना ज्यादा कोई? नो सर. ठीक है. सचिन. हेलो. हाँ जी सचिन. सर, मेरा एक सवाल था, जैसे ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सर की सरकार है, तो इन्होंने जो एमएलए इनके जीत के आए होंगे, तो ये उनका भी तो रिजाइन दिला के इलेक्शन दोबारा करा सकते थे ना? दोबारा बोलो, समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मुझे. जैसे वो इनके एमएलए जीत के आए होंगे,
शिवसेना के, जी जी, तो ये उस पर्सन का, एक पर्सन का रिजाइन डलवा के दोबारा इलेक्शन उस जगह पे करा सकते थे और उद्धव ठाकरे वहां से खड़े हो जाते, तो फिर भी तो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे ना। बिल्कुल बन सकते थे। जैसे 6 महीने। तो अब ये इनका काउंसिल ये विधान परिषद से क्यों करा रहे हैं सर? सर ये ना मर्जी होती है सरकार की, और वहां पे शिवसेना की अकेले की सरकार नहीं है, वहां पे गठजोड़ की, इसमें कांग्रेस भी है और वो भी एनसीपी भी है, एनसीपी, बहुत सारा कुछ है। मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने हैं, वो इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड है, और इलेक्शन कमीशन तो सेंटर के अंडर काम करती है। अगर मोदी जी चाहे तो उसकी डेट एक्सटेंड करके फिर इनको तो रिजाइन देना पड़ेगा 6 महीने तक इलेक्शन नहीं हुए तो। हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा, बट फिर इससे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपने इसलिए उस जगह पे सरकार गिरवा दी क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी। तो वैसे करा सकते थे ना सर बीजेपी, तो कराने को तो कुछ भी करा दो फिर। ठीक है सर। कराने को तो हमने एक जोक सुना था कि अगर पाकिस्तान में सरकार ना बने तो हमारे मोदी जी या हमारे अमित शाह जी वहां सरकार बनवा दें, उसमें क्या है ना। सर चलो अब आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर जो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं वो सीनियरिटी बेस पे बनते हैं, तो एज के बेस पे बनते हैं या टेन्योर के बेस पे सर? बेटा टेन्योर के बेस पे। कैसे सर, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब जुडिशियल लेक्चर आएगा उसमें डिटेल कराऊंगा, आज ही थोड़ा सारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना हमने भाई। ओके सर, थैंक यू। ओके गुरप्रीत सैनी, बेटा तुम ना पता कितनी भोली बातें करती हो। मैं तुम्हें गुरप्रीत सैनी को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। गुरप्रीत, तुम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो और मैं तुम्हारा फेवरेट कैंडिडेट हूँ तुम्हारी पार्टी का, और किसी कारण से मैं पहले इलेक्शन हार गया। अब तुम मुझे इलेक्शन, अब तुम प्राइम मिनिस्टर बन गई हो, पहले तुम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं थी, अब तो तुम जीत चुकी हो। अब तुम्हारे को इलेक्शन जितवाना है मेरे को। बताओ, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक इलेक्शन जिताना कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए वैसे प्रैक्टिकली, है ना। और अगर नहीं भी जिता पाई ना, वैसे तो लानत है, पर चलो कोई बात नहीं, राज्यसभा में नॉमिनेट तो करवा ही दोगी, राज्यसभा में इलेक्ट तो करवा दोगी ना एमएलए को कह के। ठीक है, रोहित कह रहे हैं इज लॉ पास बाय पार्लियामेंट एडिड टू कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा ऐसा है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट थोड़ा पास होते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ऐड किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना। तो सारे नहीं जाते बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में। सचिन जी आपने दोबारा कुछ बोलना है क्या आप, या पहले का ही हाथ खड़ा रह गया था? पहले का ही सर। ठीक है, फिर ये कोई बड़ा प्यारा नाम है 48011624। देखो ये कौन है? हेलो जी सर, एक क्वेश्चन था जी। तो जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर होंगे उनके साथ भी अटैच हो सकते हैं मिनिस्टर? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, सर पीएम, जैसे हमने कोई सिलेक्ट किया पीएम जो चुन के नहीं आया है लोकसभा से, तो एट अ टाइम जैसे पीएम बनेंगे तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव मेंबर वो 6 महीने बाद ही बनेंगे। मतलब 6 महीने बाद क्यों बनाना, जल्दी जल्दी बनाना, 6 महीने के अंदर अंदर बनाना है। अगर 6 महीने बीत गए तो गए फिर तो। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के बाद बनेंगे वो लेजिस्लेटिव मेंबर मतलब। जी ठीक है सर, थैंक यू। चलो बस, अब और डाउट नहीं, बहुत हो गए डाउट। अब वेट करो, अब मैं एक लास्ट चीज और समझाऊं तुम्हें, फिर कल दोबारा मिलेंगे। सर इन विच स्टेट्स विधान परिषद इज मेड, संयोगिता बेटा डिटेल वाले लेक्चर में, आज तो टर्मिनोलॉजी से फेमिलियरिटी की है। चलो अब फटाफट सुनो, एक है सेंटर, एक है स्टेट्स, और एक है लोकल बॉडीज। अब इन तीनों में तुम्हें एक टेबल बनवा रहा हूं, टेबल मेरे साथ बना लो फटाफट से, देखो तुम्हें ना चीजें समझ आ जाएंगी। टेबल में लिखो यहाँ पे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में सेंटर में लिखो पार्लियामेंट, और साथ में लिख दो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ऐसे करके इकट्ठे लिख दो एमपीज। राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, वो एमपी होते हैं। तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पास हो गए। स्टेट में लिखो स्टेट लेजिस्लेचर, और इसमें लिख दो एमएलए, एमएलसी एंड गवर्नर।
ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, इसलिए अब सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों एमपीज हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए है, एमएलसी है, हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो, मींस बाइकैमरल और यूनिकैमरल पे डिपेंड करेगा। और लेक्सी A5 कितना डिटेल में बताया था यार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर का डिफरेंस। ऐसे मत करो यार, ध्यान से सुनोगे नहीं तो मैं एक चीज को 10-10 बार थोड़ा बताता जाऊंगा। अभी वेट करो, देखता हूँ दोबारा बताने का मूड हुआ कि नहीं हुआ। स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज दो तरह की होती हैं, अर्बन भी होती हैं और रूरल भी होती हैं। अर्बन में क्या आती है, म्यूनिसिपैलिटीज, और यहाँ पे आती हैं पंचायत। ठीक है, इनका भी लेवल होता है, वो मैं डिटेल वाले लेक्चर में कराऊंगा। अभी बताना शुरू कर दूं ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल कमेटी होती है, नगर पंचायत होती है। अच्छा, फिर विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है और जिला परिषद होती है। ऐसे तो बहुत सारी डिटेल है ना, पर अभी हम ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट सेंटर में काम करता है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज अर्बन में म्यूनिसिपैलिटीज है, रूरल में पंचायत है, और लेजिस्लेचर का काम है लॉ या रूल मेकिंग। फिर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सेंटर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साथ में आता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर प्लस his council of ministers and bureaucracy। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स आ गए। स्टेट में क्या आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड ब्यूरोक्रेसी। एग्जेक्टिव हो गया क्लियर। फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, रूल एडजुडिकेशन। जो रूल बना उसको एडजुडिकेट करना, सही बना है कि नहीं बना। ये कैमरा बंद हो गया क्या मेरा? आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? ओके, तो मेरे को क्या दिखना बंद हो गया फिर? कुछ नहीं, ठीक है, सॉरी, नथिंग। ऑलराइट, ठीक है। सो जुडिशरी होता है रूल एडजुडिकेशन। सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स में है हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है उन्हीं का ऑफशूट जो विलेजेस में चला जाता है, लेकिन विलेजेस में न्याय पंचायतें भी जुडिशरी का काम कर देती हैं लोकल बॉडीज के साथ मिलके। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनता है पॉलिटी पढ़ने के लिए, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। अगर इनमें पावर्स सारी प्रॉपरली डिफाइंड हो और आपस में कोई किसी की पावर्स को ना ले सके तो फिर वो होता है फेडरल सिस्टम। अगर ये पावर्स डिफाइंड नहीं है तो हो जाता है यूनिटरी सिस्टम। गगन, यूनिटरी विच म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत और ब्यूरोक्रेसी है। JPS, favorable for a province to have SLC, State Legislative Council। That really depends यार कि स्टेट का साइज कितना है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसको जरूरत है भी है कि नहीं है। यूजुअली लार्जर स्टेट्स रखती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्मॉलर स्टेट्स नहीं रखती। सर लोकल बॉडी का एग्जेक्टिव वाला पार्ट रिपीट कर दो अर्श कपूर। लोकल बॉडीज के एग्जेक्टिव में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतें ही काम कर जाती हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी होती है। जैसे ना शहर में मेयर साहब जो होते हैं वो एग्जेक्टिव का काम भी कर रहे होते हैं, और मेयर साहब के साथ साथ जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं उनको यार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक तो चेयरपर्सन होते हैं मेयर, IAS ऑफिसर जो लगे होते हैं यार, मैं एक वर्ड भूल गया, वो अगली बार मैं बता दूंगा, तो वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है जी, ठीक है। हाँ, DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके अंडर आ जाते हैं। Yes, Vikas, they are part. Yes, they are. गुरप्रीत, न्याय पंचायत, BDO,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बेटा लोकल बॉडीज का पार्ट आते हैं, लोकल बॉडीज। मनीषा, बाकियों लोगों को तो आ रही है आवाज मुझे लगता है, इसलिए वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और मेरे आंसर के बाद ओके भी लिख रहे हैं। आपको आ रही है आवाज अब? मनीषा लूथरा, कैन यू हियर मी नाउ? तो बेटा अपना माइक, अपना स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करके देखो। बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या साउंड में, कोई वॉइस में? देखो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऑलराइट, ठीक है। अब आज का लेक्चर हो गया खत्म, टर्मिनोलॉजी समझा दी और साथ में तुम लोगों को स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब कल मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो ब्रिटिश टाइम का था वो कराऊंगा, जो आज कराना था। बट चलो गुड, तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो हमने बेसिक डाउट्स ले लिए। अभी ये नितिन तो बिना बात किए जाएगा नहीं, तो नितिन जल्दी बोल, क्या पूछना है? सर नमस्कार। हेलो, हाँ जी बोलो जी। नमस्कार, प्रणाम प्रभु। मेरा ना ये था सर सर जी मेरा ना ये प्रॉब्लम थी सर, आपने बताया था कि नितिन तुम्हारी आवाज ना इस टाइम पे पता नहीं शाम को क्या होता है, तेरी आवाज हमेशा रुक जाती है, यानी आवाज नहीं आ रही। आप मेरे को वो कर दो, टेक्स्ट करो, मुझे ऐसे नहीं सुन रहा। अभी भी नहीं आ रही। गैलेक्सी A51 पूछना कुछ तो बताओ। सर, फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन अप द फुल कोर्स, विल टुमारोज लेक्चर बी अवेलेबल? नो, इट इज yes गुणराज, yes, tomorrow's lecture will be available because it has relation with history, not beyond that. और केतन, अभी आज नोट्स आपको मैं अपलोड करवा दूंगा पॉलिटी के साथ में। मैं कल बताऊंगा आपने कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है? हाँ जी गैलेक्सी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक डाउट था बोलता रहता हूँ सर। नाजिया बोलो बेटा। सर एक डाउट सी, ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਟੈਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक ब्रॉड टर्म है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ कैबिनेट मिनिस्टर, सब तो सीनियर मिनिस्टर्स हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे 4:30 शार्प, बाय।